पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में बाखबर इन्वेस्टर कामयाब इन्वेस्टर वीडियो सीरीज़ की एक और हफ्तावार वीडियो में आपको खुशामदीद। आज की वीडियो 8 जनवरी से लेके 12 जनवरी का जो हफ़्ता गुजरा है इसके हवाले से है और इस हफ़्ते में स्टॉक मार्केट से जितनी भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अहम ख़बरें हैं वो सारी इसमें डिस्कस की जाएंगी और साथ साथ इस हफ़्ते के दौरान स्टॉक मार्केट में जो ओवरऑल सूरत हाल रही उसको डिस्कस किया जाएगा। इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस को भी कंसिडर किया जाएगा कि उनकी क्या सिचुएशन रही और साथ साथ हम पाकिस्तान के जो फॉरेन रिज़र्व्स हैं फॉरेक्स रिज़र्व्स हैं उनके हवाले से भी बात करेंगे कि उनकी क्या सूरत हाल रही। इस वीडियो सीरीज़ का मकसद जैसे कि हर बार इस वीडियो में मैं बता रहा होता हूँ वो ये होता है कि आपको एज एन इन्वेस्टर अवेयर रखा जाए उन सारी इंपॉर्टेंट ख़बरों से जो कि मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की तरफ से पब्लिकली अनाउंस की जाती हैं। यहाँ इस सीरीज़ के अंदर कोई भी इनसाइडर न्यूज़ या कोई इस तरह की र्यूमर बेस्ड डिस्कशन नहीं की जाती और सिर्फ वही चीज़ें आपके सामने लाई जाती हैं जो कि अथेंटिक सोर्सेज से यानी कि कंपनीज़ की तरफ से डायरेक्टली अनाउंस की जाती हैं। और इस सीरीज़ का मकसद ये है कि आपको बाखबर रखा जाए क्योंकि अगर आप बाखबर होकर वेल अवेयर डिसीजन लेंगे तभी एक कामयाब इन्वेस्टर बन सकते हैं। सबसे पहले इस हफ्ते की जो इम्पोर्टेंट ख़बरें हैं उनका एक हम राउंड अप कर लेते हैं और उसमें जो पहली ख़बर है वो ओजीडीसी और दीगर जो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर्स की कंपनीज़ हैं उनके हवाले से एक अनाउंसमेंट के हवाले से है। ओजीडीसी ने ऐलान किया है कि कंपनी ने नवंबर 2023 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ जो एक बिडिंग में हिस्सा लिया था एक्सप्लोरेशन ब्लॉक्स के हवाले से, तो उस हवाले से इन्होंने एक अपडेट शेयर की है कि ओजीडीसी और जो दीगर इनकी पार्टनर एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ हैं उनको कुछ एक्सप्लोरेशन ब्लॉक्स को एलोकेट किया गया है। इसमें बलूचिस्तान के कोटरा ईस्ट ब्लॉक और सिंध में जो मुरादी ब्लॉक है उसमें ओजीडीसी को 100% एलोकेशन की गई है, जबकि सिंध के अंदर ही गम्बाट ब्लॉक और जो सरोना वेस्ट ब्लॉक हैं बलूचिस्तान में, इनमें 30% ब्लॉक्स ओजीडीसी को अवार्ड किए गए हैं, जबकि गम्बाट 2 में पीपीएल को 40% जबकि सरोना वेस्ट में पीपीएल को 30 और पीओएल को 40% एलोकेशन की गई है। गम्बा 2 में पीपीएल की जो एलोकेशन है वो 70% है, इट्स नॉट 40%, आई एम सॉरी। तो ये एक मेजर डेवलपमेंट है जिसमें आप देख सकते हैं कि ओजीडीसी का जो शेयर है वो सिग्निफिकेंटली बड़ा है मुख्तलिफ ब्लॉक्स के अंदर आप देखें और साथ साथ पीपीएल और पीओएल का भी इसमें हिस्सा है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये एक्सप्लोरेशन सेक्टर की तकरीबन तीनों ही कंपनीज़ के लिए अच्छी खबर है और पिछले कुछ अरसे से ओजीडीसी और साथ साथ जो दीगर कंपनीज़ हैं इस सेक्टर की उनकी तरफ से इस तरह की अनाउंसमेंट्स वक्तन फ़वक्तन आ रही हैं जिसमें वो इस तरह की नई एक्सप्लोरेशंस कर रही हैं और एक्सप्लोरेशन ब्लॉक्स जो हैं उनको एलोकेट हो रहे हैं। तो ये ना सिर्फ ये कि इन कंपनीज़ के लिए अच्छी खबर है, साथ साथ ओवरऑल मुल्क की इकानमी के लिए और मुल्क के लिए अच्छी खबर है क्योंकि अगर इस तरह की एक्सप्लोरेशंस कंटिन्यू रहती हैं और उसमें से सक्सेसफुली वो गैस के ज़खायर को दरियाफ़्त करने में कामयाब होते हैं, तो ये हमारे लिए चूँकि हम ऑलरेडी एक ऐसी सिचुएशन में हैं कि जहाँ पर हमारी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही, तो वो एक अच्छा शगुन हो सकता है। इसके बाद जो दूसरी खबर है वो मेरिट पैकेजिंग लिमिटेड के हवाले से है। इस कंपनी ने अनाउंस किया है कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इस कंपनी की जो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में कुछ अराज़ी है और साथ-साथ इनकी एक फैक्ट्री की बिल्डिंग है, तो उसको ये बेचने का मंसूबा कर रहे हैं और इस सिलसिले में जो ख़रीदार कंपनी है, उसके साथ लीज़िंग या रेंटल के मुतालिक जितने भी ऑप्शंस हैं, उसके ऊपर भी गौर किया गया है। तो ये इनकी जो ज़मीन है और जो इनकी फैक्ट्री है इसको अगर ये रेंटल या लीज़िंग कर देते हैं तो उसकी बेसिस पे ये बेहतर तौर पे उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। बज़ाहिर यही लगता है कि ये जो लैंड और फैक्ट्री बेच रहे हैं ये और इंडस्ट्रियल एरिया से ये इनकी जो कोर बिज़नेस है उसकी जो ज़रूरियात हैं उससे ये एडिशनल है और उसको वो अगर खुद यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे या यूटिलाइज़ नहीं करना चाहते तो उसको वो बेचने का इरादा रखते हैं ताकि जो भी ख़रीदार है उससे वो फिर रेंटल या लीजिंग की मद में फ़ायदा उठा सकें। तो कैश फ्लो के हवाले से बात की जाए तो ये एक पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट कर सकता है मेरिट पैकेजिंग के लिए इन फ्यूचर ऑल्दो ये वन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी होगी या वन ऑफ कैश इनफ्लो होगा, लेकिन उसको फिर बेहतर तौर पे कंपनी यूटिलाइज़ करके अपने जो कोर बिज़नेस है उसके अंदर उस पैसे को लगा के अपने ऑपरेशंस को मज़ीद बेहतर कर सकती है। अब जो तीसरी खबर है वो मारी पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड के हवाले से है। कंपनी ने एक बड़ी पॉजिटिव अनाउंसमेंट की कि नॉर्थ वज़ीरिस्तान में उसने गैस के नए ज़खायर दरियाफ़्त किए हैं
और इस सिलसिले में शेवा 2 जो वेल है उसमें 4577 मीटर गहराई तक इन्होंने ड्रिलिंग की और फिर उसके बाद जो सब्सीक्वेंट टेस्टिंग होती है वो भी की, जिसमें एक प्रॉपर फ्लो के साथ गैस इनको वहाँ उस टेस्ट रिज़ल्ट में मिली है। तो यहाँ पर ये भी वाज़ेह किया जाना ज़रूरी है कि वज़ीरिस्तान में जो ब्लॉक्स हैं उसमें जो मारी पेट्रोलियम है, इसका जो वर्किंग इंटरेस्ट है वो 55% है, ओजीडीसी का 35%, जबकि ओरिएंट पेट्रोलियम ओपीआई उसका 10% है। तो इसमें भी मेजॉरिटी जो वर्किंग इंटरेस्ट है वो मारी पेट्रोलियम का ही है। जो अगली खबर है वो चकवाल स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड के हवाले से है। इस कंपनी ने अनाउंस किया है कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एक बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी की तरफ से CWSM यानी चकवाल स्पिनिंग मिल की एक्विजिशन या मर्जर के हवाले से जो MOU है उसकी मंजूरी दे दी है और इस हवाले से हतमी मुआहदा जल्द होने की उम्मीद है और कंसल्टेंट भी इस मकसद के लिए वो हायर कर लिया गया है। तो बड़ी जो टेक्नोलॉजी कंपनी है उसका इन्होंने नाम तो डिस्क्लोज़ नहीं किया, लेकिन ये मेंशन किया है कि USA, चाइना, UAE और दीगर ममालिक में भी उस कंपनी का बिज़नेस है और एक बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी है। तो एनीवेज़ ये एक अच्छी खबर है स्पिनिंग मिल के हवाले से, क्योंकि एक बड़ा ग्रुप अगर इसको एक्वायर करता है या मर्ज होता है उसके साथ ये, तो ओवरऑल इस कंपनी की जो एक स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी। अब जो अगली खबर है वो आईएमएफ के हवाले से है कि आईएमएफ का जो एग्जेक्टिव बोर्ड था उसकी जो मीटिंग थी 11 को, उसमें जो एग्जेक्टिव बोर्ड की तरफ से अप्रूवल था वो मिल गया है और $700 मिलियन की जो किस्त है, जो कि ऑलरेडी जो हमारा स्टैंड बाय एग्रीमेंट था उसका हिस्सा थी, जिसके लिए जो एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट था वो पहले ही हो चुका था, अब उसकी बाकायदा मंजूरी मिल गई है। तो ये एक अच्छा कैश इनफ्लो पाकिस्तान के लिए आएगा और हमारे जो फॉरेक्स के रिजर्व्स हैं उसमें इजाफा होगा। आईएमएफ ने बहरहाल इसके साथ साथ जो अपनी डिटेल में बाकी पॉइंट्स को रेज़ किया, उसमें एक ये भी है कि जो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल है उसके हवाले से उन्होंने कुछ तशवीश का भी इज़हार किया और उसमें ये मेंशन किया है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तो स्टेबलाइज ज़रूर हो रही हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल आउटलुक है वो अभी भी चैलेंजेस का शिकार है और स्ट्रॉन्ग जो पॉलिसीज़ हैं उन पे अमल पैरा होने की ज़रूरत है और उस पे डिपेंडेंट है कि आगे जाके ये आउटलुक बेहतर हो सके या ना हो सके। तो हमेशा से ये पाकिस्तान की इकोनॉमिक आउटलुक के हवाले से कंसर्न्स वर्ल्ड बैंक की भी रहती हैं, आईएमएफ की भी रहती हैं और दीगर जो इंटरनेशनल इदारे हैं वो भी यही कहते हैं कि पाकिस्तान को अपने जो रिज़र्व्स हैं उनको बढ़ाने के लिए बहुत ही सीरियस स्टेप्स उठाने होंगे। फिर अपना जो मुल्क के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की जो पॉलिसीज़ हैं वो इम्पोज़ करके टैक्स कलेक्शन को बेहतर बनाना होगा और जो इनका एक्स एक्सपोर्ट्स हैं उनको बढ़ाना होगा, इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट के बीच में डेफ़िसिट है उसको कम करने की कोशिश करनी होगी और दीगर जो इस तरह के नेसेसरी मेजर्स हैं वो भी करने होंगे। आईएमएफ तो पाकिस्तान को इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों पे बार-बार मजबूर भी कर रहा होता है, उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे उसी तनाज़ुर में गैस और बिजली की जो प्राइसेज़ हैं वो बार-बार बढ़ाई जाती हैं। तो इस तरह के दीगर जो स्टेप्स हैं वो भी आईएमएफ की तरफ से पाकिस्तान को वक़्तन-फ़वक़्तन बताए जाते हैं कि ये आपने पूरे करने हैं, तभी उनके साथ मज़ीद हम आगे चल सकते हैं। अब अप्रैल के बाद यानी कि सब्सिक्वेंटली मज़ीद आईएमएफ के प्रोग्राम में जाने की हमें ज़रूरत होगी, क्योंकि आईएमएफ के प्रोग्राम में जाए बगैर पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है। एक और ख़बर थी इससे रिलेटेड ही कि यूएई का जो जो यूएई ने पाकिस्तान को कुछ कर्ज़ दिया था तो उसको रोल ओवर करने के लिए भी रिक्वेस्ट की जा रही है यूएई को, क्योंकि वो भी अभी पेमेंट करनी है, तो वो एक सिग्निफिकेंट पेमेंट है। तो अगर वो रोल ओवर हो जाता है तो वो फिर हमारे जो रिज़र्व्स हैं उस पर कुछ दबाव कम हो जाएगा और उसके अलावा अब देखना ये है कि इस साल क्योंकि बड़ी-बड़ी पेमेंट्स हमने करनी है, तो उनके हवाले से पाकिस्तान किस हद तक अपनी जो ऑब्लिगेशंस हैं उनको पूरा करने में कामयाब होता है और उसके लिए कौन से स्टेप्स उठाता है। अब कुछ दीगर मुतफ़र्रिक़ ख़बरें हैं, उनको भी हम वन बाय वन देख लेते हैं। उसमें जो पहली ख़बर है वो दिसंबर 2023 में गाड़ियों की फ़रोख्त के हवाले से बताया गया है कि इन्फ्लेशन और जो दीगर फैक्टर्स हैं उसकी वजह से पिछले साल के दिसंबर के मुकाबले में गाड़ियों की जो फ़रोख्त है उसमें 66% की एक बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई है। वैसे तो पूरे साल में ही इस साल हमने जो 2023 था उसमें गाड़ियों की जो फ़रोख्त थी वो काफ़ी कम ही रही, लेकिन ये स्पेसिफ़िकली दिसंबर का डेटा है तो वो आप देख सकते हैं कि इसमें कितना ज़्यादा गाड़ियों की सेल्स में कमी हुई है। इसके बाद जो इसमें दिसंबर में फ़ॉरेन रेमिटेंस के हवाले से जो ख़बर है वो पॉज़िटिव है कि नवंबर के मुकाबले में दिसंबर में जो रेमिटेंसेज़ हैं उसमें 5.4% का इज़ाफ़ा हुआ है।
फिर जो तीसरी खबर है वो BRR गार्डियन के हवाले से है। इस कंपनी ने अनाउंस किया है कि अव्वल मुदारबा मैनेजमेंट के 100% शेयर्स की एक्विजिशन के लिए जो बिडिंग है उसमें इन्होंने हिस्सा लेने का फैसला किया है। और जो उससे अगली खबर है वो आज काफ़ी ज़्यादा मार्केट पे असरअंदाज हुई। लकी कोर वेंचर्स जो कि सब्सिडरी है लकी कोर इंडस्ट्रीज़ की, इसने आज अनाउंस किया है कि पहले इन्होंने कुछ महीने पहले बताया था कि ये लॉटे केमिकल के 75% शेयर्स हासिल करने के लिए शेयर परचेजिंग एग्रीमेंट SPA में जा रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने ऐलान किया है कि वो उस एग्रीमेंट को ख़त्म कर रहे हैं, यानी अब वो मज़ीद इंटरेस्टेड नहीं है लॉटे केमिकल के 75.01% शेयर्स खरीदने के हवाले से। तो इसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट ये पड़ा है कि आज लॉटे केमिकल इस खबर के बाद लोअर लाख पे चला गया, क्योंकि ये एक बहुत ही नेगेटिव खबर थी उस पॉइंट ऑफ व्यू से। और लॉटे केमिकल खबरों में था कुछ अरसे से कि उसको अगर लकी ग्रुप यानी लकी कोर इंडस्ट्रीज़ थ्रू लकी कोर वेंचर्स अगर उसके मेजॉरिटी शेयर्स एक्वायर कर लेता है तो ये एक विन विन सिचुएशन थी, और जो लॉटे केमिकल के शेयर होल्डर्स थे वो काफ़ी मुतमईन थे। लेकिन अब इस खबर के बाद हमने देखा कि आज बहुत ज़्यादा सेलिंग देखने को मिली, और सेलिंग प्रेशर की वजह से लॉटे केमिकल का जो शेयर है वो लोअर लाख की तरफ चला गया। अब अगर हम फॉरेन रिजर्व्स के हवाले से देखें, जो स्टेट बैंक की तरफ से डेटा जारी हुआ जो कि एक हफ्ता पहले का होता है, यानी कि इस थर्सडे को डेटा जारी होता है जो प्रीवियस वीक तक का होता है। तो 5 जनवरी का जो डेटा है, जो नंबर्स हैं वो शेयर किए गए हैं, उसमें जो रिजर्व्स हैं क्यूमुलेटिव रिजर्व स्टेट बैंक ऑन प्लस जो कमर्शियल बैंक्स के हैं वो 13.26 बिलियन पे। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि 29/12 यानी 29 दिसंबर के मुकाबले में कुछ इजाफा हुआ है, लेकिन जो स्टेट बैंक के स्पेसिफिकली रिजर्व थे उसमें $66 मिलियन की कमी हुई है। ये जो ओवरऑल इजाफा है ये कमर्शियल बैंक्स के जो रिजर्व्स हैं उसमें इजाफे की वजह से, लेकिन स्टेट बैंक के रिजर्व्स में कमी हुई है, और उसकी रीज़न ये है कि कुछ डेट रीपेमेंट्स हुई हैं, तो वो एक आउटफ्लो है जिसकी वजह से फ़र्क पड़ा है। बहरहाल इसमें पॉजिटिव चीज़ जैसे हम अभी हमने ज़िक्र भी किया कि जो कि IMF की तरफ से $700 मिलियन की जो ट्रांच है उसकी मंजूरी हो गई है, तो अब वो भी जल्द ही हमारे रिजर्व्स में ऐड हो जाएगा। तो उससे हमारे जो रिजर्व्स हैं उसमें कुछ स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन इफ्स एंड बट्स के साथ। जैसे UAE को जो डेट को रीपेमेंट करनी है, अगर वो रोल ओवर हो जाता है तो दैट्स गुड, अगर वो नहीं होता तो वो एक सिग्निफिकेंट आउटफ्लो हो सकता है, और इसके अलावा भी जो दीगर डेट रीपेमेंट्स हैं इस साल हमने करनी है, तो वो एक मेजर फैक्टर है जिसको हमने जहन में रखना है रिगार्डिंग आवर कैश USD रिजर्व्स। अब इस हफ्ते के दौरान USD की अगर हम देखें मूवमेंट PKR के अगेंस्ट, तो अगेन पॉजिटिव 281 रुपये 28 पैसे पे था 8 जनवरी को यानी मंडे को जो क्लोजिंग हुई थी, और आज 12 जनवरी यानी फ्राइडे को जो क्लोजिंग हुई है 280 रुपये 36 पैसे पे। तो लगभग आप कह सकते हैं कि 92 पैसास, 1 रुपये से कम ही डिफरेंस है, लेकिन स्टिल इट्स मीनिंगफुल, क्योंकि पिछले हफ्ते में भी और उससे पिछले काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कि जो डॉलर है वो ऊपर नहीं जा रहा, कुछ कुछ थोड़े थोड़े पैसाज में नीचे ही आ रहा है। तो ये एक स्टेबिलिटी शो कर रही है डॉलर की प्राइस में, क्योंकि मैं बार बार यही कहा करता हूँ कि डॉलर की प्राइस का बहुत ज़्यादा गिरना या बहुत ज़्यादा बढ़ना, दोनों चीज़ें जो इन्वेस्टर्स हैं या जो हमारे बिजनेसमैन हैं उनके लिए एक कन्फ्यूजन की सूरत हाल पैदा करती हैं, क्योंकि उन्होंने बाहर से जो माल मंगवाना होता है उसके हवाले से फिर उनको तजब्जुब होता है कि एक हफ्ते के अंदर प्राइस अगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर जाती है तो अब उनके बिल्स से इम्पैक्ट हो रहे होते हैं। प्लस ये कि जितनी ज़्यादा डॉलर की प्राइस में स्टेबिलिटी होगी इंटरबैंक में, उतना ज़्यादा जो बाहर से हमारा रेमिटेंस आ रहा होता है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की तरफ से या दीगर ज़राए से, जिसमें फ्रीलांसर्स की तरफ से भी जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो भी शामिल है। तो वो सारी चीज़ें फिर वो उस सिचुएशन के अंदर ग्रे मार्केट या ब्लैक मार्केट की बजाय लोग लीगल चैनल्स बैंकिंग चैनल्स के थ्रू मंगवा रहे होते हैं, और उसका फिर हमें इम्पैक्ट पॉजिटिव मिल रहा होता है इकानमी के ऊपर। अब अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड की इस हफ्ते की या पिछले 1 महीने की प्रोग्रेस देखें, तो आप देख सकते हैं कि क्रूड ऑयल की जो प्राइस है डॉलर टर्म्स में पर बैरल वो $80 से भी तजावुज़ कर गई थी, और आज के दिन इस वक्त जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 79.8 पे है। तो ये एक अच्छा शगुन नहीं है हमारी इकानमी के लिए, क्योंकि हमें ऑयल को इम्पोर्ट करना पड़ता है, तो हमारे इम्पोर्ट बिल के ऊपर इसका नेगेटिव असर पड़ेगा। तो यहाँ पर ये बताना ज़रूरी है कि जो रीसेंट डेवलपमेंट है वो ये है कि US फोर्सेस की तरफ से जो हौसी बागी जिनको बोलते हैं यमन में, तो उनकी तरफ से जो कुछ अटैक्स हो रहे थे उसका जवाब अब आया है और वहाँ पर उन्होंने अटैक किया है।
तो अगर तो यमन में सूरत हाल इस हवाले से मज़ीद ख़राब होती है, क्योंकि मिडल ईस्ट में ऑलरेडी एक पैलेस्टाइन का क्राइसिस चल रहा है, और अगर ये दूसरा क्राइसिस भी डेवलप मज़ीद हो जाता है तो उसकी वजह से जो ऑयल की प्राइसेस हैं वो मज़ीद ऊपर जा सकती हैं। आल्दो के ऑयल की प्राइसेस के और भी बहुत सारे अवामिल होते हैं जिसकी वजह से इनका अप एंड डाउन होता रहता है, लेकिन ये मिडल ईस्ट का क्राइसिस अगर मज़ीद फैलता है तो उसकी वजह से मज़ीद ऑयल की प्राइसेस ऊपर जा सकती हैं, तो इसके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है। एनीथिंग बिलो 80 स्टिल रीज़नेबल, क्योंकि पाकिस्तान के लिए ये चीज़ आप देख सकते हैं कि कुछ अर्सा पहले तो 100 के करीब चला गया था ऑयल पर बैरल, तो इसके बाद काफ़ी अरसे तक फिर 75 के आसपास, बिटवीन 75 एंड 80 मंडलाता रहा है, तो अभी भी 80 से नीचे ही है। लेकिन अगर ये मज़ीद ऊपर गया तो वो एक नेगेटिव असर डालेगा हमारे मुल्क में जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उसके ऊपर भी, और एंड जो यूज़र है उसके ऊपर भी, क्योंकि फिर मजबूरन ऑयल की जो प्राइसेस जो कि 15 डेज़ यानी बाई वीकली अपडेट हो रही होती है हमारे मुल्क में, तो उसमें भी फिर इजाफा हो सकता है। अदरवाइज़ उम्मीद यही थी कि अब मज़ीद कमी आ सकती है, लेकिन जब भी ऑयल की प्राइसेस रिवाइज़ करने के दिन करीब आते हैं तो कोई ना कोई इस तरह की बात हो जाती है जिसकी वजह से फिर जो इम्पैक्ट है वो एंड यूज़र तक उस तरह नहीं जा सकता। तो अभी भी जो नेक्स्ट 15 तारीख को जो अनाउंसमेंट होनी है ऑयल की प्राइसेस के हवाले से पाकिस्तान में, तो अगर तो ये प्राइसेस मज़ीद ऊपर चली गई तो मेरा गुमान यही है कि अगर ये 80 से ऊपर चली गई तो फिर शायद गवर्नमेंट ऑयल की प्राइसेस को कम करने की, यानी पेट्रोल की प्राइसेस को कम करने की पोजीशन में ना हो। लेकिन अगर इसी प्राइस पे रहती हैं तो फिर जेनुइनली अगर बात की जाए तो मज़ीद पेट्रोल की प्राइसेस में कमी करना बनता है। अब इसके बाद अगर हम KSE 100 इंडेक्स का जायज़ा लें, इस हफ़्ते के दौरान क्या परफॉर्मेंस रही, क्या सिचुएशन रही, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं और आप यहाँ पर देखें तो 8 तारीख को, यानी कि जो पहला दिन था ट्रेडिंग का इस हफ़्ते का, तो 64,650 के आसपास जो ओपनिंग हुई थी, वहाँ पर हमने देखा कि फिर तीनों दिन, यानी कि 8 तारीख, 9 और 10, तीनों दिन रेड कैंडल्स बनी, यानी कि हमारा जो इंडेक्स है वो नीचे आया, और उसके बाद फिर 11 तारीख को हमने देखा कि एक बड़ी बुलिश कैंडल बनी और जो क्लोजिंग हुई वो फिर 64,600 से ऊपर गई। और आज की जो ओपनिंग थी वो बड़ी सिग्निफिकेंट थी, बहुत अच्छी ओपनिंग हुई, और आज एक वक्त ऐसा भी आया कि इंडेक्स 65,350 से भी ऊपर चला गया, लेकिन उसको फिर सस्टेन नहीं कर सका, प्रॉफिट टेकिंग हुई। ख़ास तौर पे हमने देखा कि सेकंड जो सेशन था उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली, और जो क्लोजिंग आज की हुई है वो 64,637 पे हुई है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग के लिहाज से देखें तो आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट वहीं पे है जहाँ पे इस हफ्ते की शुरुआत हुई थी। शुरुआत से बल्कि कुछ नीचे ही आप कह सकते हैं, 64,691 और 64,637। तो जहाँ पे ओपनिंग हुई थोड़ा सा उससे नीचे क्लोजिंग हुई, यानी कि पूरा हफ्ता, बल्कि इस हफ्ते नहीं, इस यहाँ पर अगर आप देखें तो 2 जनवरी से लेके अब तक ये एक रेंज बाउंड आपको एक्टिविटी देखने को मिल रही है, कंसोलिडेशन हो रही है, और जो इंडेक्स है उसमें कोई अपवर्ड मूवमेंट भी देखने को नहीं मिल रही, और कोई डाउनवर्ड हमें इसमें मूवमेंट भी एज सच देखने को नहीं मिल रही। तो अब इम्पोर्टेंट ये है कि अब आने वाले हफ्ते में किस तरह की सिचुएशन होती है उससे पता चलेगा। और इलेक्शन के हवाले से जो कन्फ्यूजन्स हैं, आज भी एक और करारदाद सेनेट में पेश हुई है कि इलेक्शंस को 3 महीने के लिए डिले किया जाए। तो अगर कोई डिले टैक्टिक्स यूज़ होती हैं या फिर पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो मज़ीद बढ़ती है, तो वो एक बड़ा इम्पैक्ट होगा हमारी जो स्टॉक मार्केट है उसके ऊपर, तो फिर इंडेक्स मज़ीद नीचे आ सकता है। अदरवाइज़ अगर तो चीज़ें मुस्तहकम होती, पॉलिटिकल एंड पे कोई इस तरह की वल्नरेबिलिटी और वॉलेटिलिटी ना होती, तो आज चूँकि IMF की तरफ से अप्रूवल भी आया, तो इन चीज़ों का एक मुस्बत असर होना चाहिए था, लेकिन उतना मुस्बत असर हमें देखने को नहीं मिला। तो बहरहाल देखना ये है कि वॉल्यूम्स कैसे रहते हैं। इस हफ़्ते के अगर हम वॉल्यूम्स देखें तो वो भी एज़ सच कोई बहुत ज़्यादा हौसला अफ़ज़ा नहीं थे। पिछले जो हफ़्ते के वॉल्यूम्स थे लगभग उसके करीब या उससे कुछ कम ही थे। लेकिन कंपेयर टू दिसंबर में जिस तरह के बड़े-बड़े हमें वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे थे, उसके मुकाबले में इस वक्त वॉल्यूम्स काफ़ी कम हो गए हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में चूँकि अब रिजल्ट्स का सीज़न भी आने वाला है, बहुत सारी कंपनीज़ की इसी महीने में और अगले महीने में बोर्ड मीटिंग्स होंगी जिसमें अच्छे-अच्छे डिविडेंड्स भी एक्सपेक्टेड हैं। तो वो एक मज़ीद बूस्टर हो सकता है जिसकी वजह से इंडेक्स के अंदर मज़ीद गहमा-गहमी हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें अगेन आई वुड से कि मुल्क की ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन से और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या इंस्टेबिलिटी से जुड़ी हुई। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो में जो डिस्कशन हुई, जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई, ये आपको बाखबर रखने की जो कोशिश की गई, ये फ़ायदेमंद होगी और आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। कोई भी क्वेश्चन है, फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।